स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 10 में हमने क्या पढ़ा था, अग्नि, अमृत, गंगा और गुरु का समानार्थक शब्द। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 11 में हम लोग हिंदी के लघुत्तरी प्रश्नों में आगे से जो भी प्रश्न है पढ़ते हैं, समझते हैं। तो जो भी DL फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं इस क्लास को शेयर कर दें, कमेंट कर दें और क्लास को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाइए, टेलीग्राम से जुड़ कर हर एक क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आप यहाँ पे जो भी क्लास चलता है जैसे बाल विकास, विज्ञान, गणित, शिक्षण, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट का हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। एक सिस्टमेटिक वे में सारे सब्जेक्ट का अलग रूप से संकलन है, वहाँ पे आप लोग जाइए, लाइन बाय लाइन बहुविकल्पी, अति लघु और लघुत्तरी प्रश्नों, मॉडल पेपर, PYQ प्रश्नों को सॉल्व करिए और एग्जाम का अच्छे से तैयारी करिए। चलिए प्रश्न नंबर 35 से स्टार्ट करते हैं। रॉ वर्ड कितने प्रकार से लिखते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है। तो रॉ वर्ड को दो प्रकार से लिखते हैं, जैसे पुनर्प्लस जन्म, पुनर्जन्म, ये आसमानी जो रॉ होता है पुनर्जन्म में देखिए ऐसे इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। तो पुनर्जन्म, ग्रहण यानी कि ग्रहण, यानी कि एक ऐसे लिखा जाता है, देखिए एक ऐसे पुनर्जन्म, एक आसमानी रॉ वाला और एक नीचे ग्रहण। तो रॉ को दो प्रकार से लिखा जाता है। ये प्रश्न 2018 में पूछा। देखिए है क्वेश्चन छोटा, देखने में छोटा लगे लेकिन घाव करेगा गंभीर एग्जाम में ये, ठीक है। प्रश्न नंबर 36 क्या है, देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। उच्चारण के स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वघोष तथा अघोष, यानी कि उच्चारण के स्थान आधार पर क्या होते हैं व्यंजन, दो प्रकार के होते हैं, सघोष और अघोष। देखिए सघोष व्यंजन कौन होते हैं, तो सघोष व्यंजन वे व्यंजन कहलाते हैं जिनमें व्यंजन का उच्चारण उस समय तक समाप्त नहीं होता जब तक जिह्वा उस स्थान तक पहुंचती है जहां से व्यंजन का उच्चारण होता है। यानी कि सघोष व्यंजन वो है जीभ तब तक वहां तक नहीं पहुंचती है जहां से उसका उच्चारण का स्थान डिसाइड हुआ है, वहां तक नहीं पहुंच जाता है। इसके दो भेद हैं। तो सघोष के दो भेद हो जाएंगे, एक पूर्ण सघोष और एक अपूर्ण सघोष, ठीक है। जैसे अ, आ, ई, बड़ा ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, फिर आ, फिर ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब, भ, य, र, ल, व तथा ह, ये सब क्या जाएंगे आपके सघोष हो जाएंगे, ये पूर्ण सघोष हो जाएंगे, ठीक है। मतलब इसका आप उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण तब तक समाप्त नहीं होता जब तक जीभ उस स्थान पर फिर से नहीं पहुंच जाती है जहां से उसका उच्चारण हुआ होता है। अपूर्ण घोष में, ठीक है, अपूर्ण घोष में घोष जारी नहीं रहता है, यह घोष उच्चारण के आदि, मध्य तथा अंत भाग में होता है, ठीक है। देखिए आपके घोष दो टाइप हो गए, एक सघोष और एक अघोष, ठीक है। देखिए उच्चारण स्थान की दृष्टि से व्यंजन ध्वनियों के निम्नांकित भेद हैं। तो उच्चारण स्थान की दृष्टि देखिए तो व्यंजन पहला दंत द्योष्ठय, तो द्योष्ठय, इन अक्षरों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों का प्रयोग होता है। जैसे आप खुद बोल के देखिए प, तो आपके दोनों ओष्ठ सट जा रहे हैं, प, फ, ब, भ, म, व, उ, बड़ा ऊ, ठीक है। वो बात अलग है कि दोनों सट रहे हैं कि खुल रहे हैं। ऊ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ में क्या हो रहा है, खुल रहा है, तो ऊ और ऊ हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा दंत्योष्ठय, इन वर्णों के उच्चारण में ऊपर के दांत तथा नीचे के होठ, ठीक है, ऊपर के दांत और नीचे के होठ का प्रयोग किया जाता है। जैसे व और फ, जब आप व और फ को बोलेंगे तो आपके जो ऊपर का दांत है और नीचे का होठ क्या हो रहा है, उसको दाब रहा है, तो व और फ क्या हो जाएगा, दंत्योष्ठय हो जाएगा। फिर उसका थर्ड आपका हो जाएगा दंत्य। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा को दांतों पर लगाना होता है, ठीक है, तो दंत क्या होता है, तो वहाँ पे जीभ क्या होती है, दांतों पर लग जाता है, उन्हें दंत कहा जाता है। जैसे त वर्ग, ठीक है, त वर्ग, ठीक है। तो आपका जो जीभ क्या है, दांत ऊपर वाले दांत से सट जा रहा है, ठीक है। जैसे त वर्ग और ल स, ये क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा, त और ल स। चौथा आपका कंठ है, कंठ से बोले जाने वाले वर्णों को कंठ कहा जाता है। जैसे अ, आ,
क वर्ग क ख ग और ह, ये क्या है आपका कंठ हो गया। तो इस प्रकार आपका उच्चारण के स्थान की दृष्टि से ध्वनि आपका दंत्योष्ठ है, यानी कि दोनों ओष्ठ हो गए, फिर दंत्योष्ठ है यानी कि ऊपर का दांत और ओठ हो गया, फिर दंत्य हो गया, ठीक है। जीभ क्या करती है, दांतों को स्पर्श करती है, और उसके बाद कंठ हो गया, ठीक है। और आपका सघोष हो गया। उच्चारण के स्थान के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के, सघोष तथा अघोष, ठीक है। देखिए पांचवा, देखिए तो तालव्य। तो जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है, तो जीभ क्या करती है, आपको जो जीभ है वो आपके तालु को स्पर्श करती है, तो उन वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं, तालव्य कहते हैं। जैसे छोटा ई, बड़ा ई और च वर्ग के जितने हो जाएंगे, च छ ज झ, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, तालव्य हो जाएंगे, य और स। देखिए इसका एक हम वीडियो लाएंगे जिसमें आपको याद करने में आसानी होगा, एक चार्ट बना देंगे, उसके हिसाब से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा याद करने में कठिनाई होगा। छठा आपका हो जाएगा मूर्धन्य। जिन वर्णों का उच्चारण जिह्वा को मूर्धा पर लगाने से होता है उन्हें मूर्धन्य कहते हैं। जैसे री, ट वर्ग में ट ठ ड ढ, ठीक है, ये सब मूर्धन्य है। फिर र और मूर्धन्य सब, ठीक है। सातवां आपका हो जाएगा जिह्वा मूलीय। तो जिन वर्णों के उच्चारण में, ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा के मूल का स्पर्श होता है उन्हें जिह्वा मूलीय कहते हैं। जैसे क ख ग, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जिह्वा मूली। अघोष व्यंजन क्या होता है, तो अघोष व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में नाक का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात वायु को निकलने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, ये आपका अघोष हो जाएगा, ठीक है। तो सघोष और अघोष हो गया। अघोष में कुछ भी नहीं है, सघोष में आपके 7 टाइप के आपके हो जाएंगे, ठीक है, व्यंजन सघोष में हो जाएंगे, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है आपका। देखिए प्रश्न नंबर 37, विपरीतार्थक या विलोम शब्द किन्हें कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं विलोम शब्द का अर्थ। तो जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्दों के उदाहरण निम्न हैं। तो देखिए विलोम शब्द, देखिए एक शब्द हो जाएगा इधर विलोम, फिर शब्द, फिर विलोम। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं शब्द और विलोम का खेला। देखिए कायर है, कायर का विलोम वीर, फिर अमृत, अमृत का विलोम विष, ठीक है। फिर देखिए रात, रात का विलोम दीन, फिर देखिए अंधकार, अंधकार का विलोम प्रकाश, ठीक है। यश का अपयश, ठीक है। गर्मी का सर्दी, ठीक है। देखिए घृणा का प्रेम हो जाएगा, अपना का विलोम पराया हो जाएगा, आदि का विलोम अंत हो जाएगा, राजा का विलोम रंक हो जाएगा, रक्षक का विलोम भक्षक हो जाएगा, चतुर का विलोम मूर्ख हो जाएगा, जय का विलोम पराजय हो जाएगा, अनुकूल का विलोम प्रतिकूल हो जाएगा, आरंभ का विलोम अंत हो जाएगा, विष का विलोम अमृत हो जाएगा, समीप का विलोम दूर हो जाएगा, ठीक है। जड़ का विलोम चेतन हो जाएगा, दाएं का विलोम बाएं हो जाएगा, उपकार का विलोम अपकार हो जाएगा, अमीर का विलोम गरीब हो जाएगा, सार्थक का विलोम निरर्थक हो जाएगा, सेवक का विलोम स्वामी हो जाएगा, ठीक है। देना का क्या हो जाएगा, लेना हो जाएगा, धर्म का विलोम अधर्म, आलसी का विलोम परिश्रमी, आय का विलोम व्यय, स्वतंत्र का परतंत्र, ठीक है। ये सारा चीज़ आपका विलोम हो गया। विलोम शब्द आप लोग याद करेंगे तो याद हो जाएगा। दुर्लभ का सुलभ, बुरा का भला, धनी का निर्धन, ऊंच का नीच, उचित का अनुचित हो जाएगा, हर्ष का शोक हो जाएगा, हार का जीत हो जाएगा, पाप का पुण्य हो जाएगा, पंडित का मूर्ख हो जाएगा, एकता का अनेकता हो जाएगा, ठीक है। तो विलोम शब्द हो गया आपका, देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका विलोम शब्द का लाएंगे और विलोम का अर्थ हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 38 है आपका। शब्द का महत्व, शब्द का महत्व एवं शब्दों का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। तो शब्द का क्या महत्व है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो शब्द भाषा रूपी भवन, शब्द क्या है, अगर मान लीजिए लैंग्वेज आपका बिल्डिंग है, भाषा शब्द क्या है, भाषा रूपी भवन हेतु ईंटों का काम करते हैं। मान लीजिए अगर ये बिल्डिंग है, ठीक है, मान लीजिए गोलाकार बिल्डिंग है, सॉरी गोलाकार नहीं, चलिए मान लेते हैं, मान लीजिए ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये मान लीजिए बिल्डिंग है, ठीक है।
तो इन बिल्ली में जो एक एक ईंट मान लीजिए जो ये लगा है, एक एक ईंट ऐसे, ये जो एक एक ईंट लगा है, ठीक है, ये जो एक एक ईंट लगा है ना, ये एक एक ईंट क्या है, किसको इंगित कर रहा है? ये जो एक एक ईंट है ये आपका शब्द है। यानी कि आप जिस प्रकार आपके घर का निर्माण एक एक ईंट से होता है, उसी प्रकार किसी भी लैंग्वेज या भाषा का निर्माण कैसे होता है? शब्दों से होता है। ठीक है, शब्दों से ही वाक्य बनते हैं और एक एक शब्द को मिला के आपका पूरा सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो शब्द का इतना बड़ा महत्व है। तो शब्दों का वर्गीकरण या प्रकार, तो शब्दों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला, अर्थ के आधार पर शब्द, दूसरा प्रयोग के आधार पर, तीसरा इतिहास या स्रोत के आधार पर, चौथा रचना के आधार पर, पांचवा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। तो चलिए देखिए, शब्दों का प्रकार हो गया ना, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, इतिहास या स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। ठीक है, ये किसके आधार पर था? शब्दों का वर्गीकरण हो गया था। ठीक है, और शब्दों का महत्व हो गया। जिस प्रकार एक एक ईंट से पूरा घर बनता है, उसी प्रकार एक एक शब्द से पूरा भाषा का निर्माण होता है। ठीक है, 39वां प्रश्न क्या है देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द भेद कीजिए। ठीक है, तो देखिए अर्थ के आधार पर शब्द भेद, तो अर्थ की दृष्टि से शब्द 5 प्रकार के होते हैं। पहला, अर्थ के आधार पर एकार्थी शब्द, यानी कि एक अर्थ देने वाले शब्द। दूसरा, अनेक अर्थ देने वाले शब्द को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ये भी क्या है? अर्थ की दृष्टि से शब्दों के प्रकार हो जाएंगे 5। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, यानी कि इसके एक जैसे दिखने में लगेंगे, ठीक है, लेकिन इनके अर्थ भिन्न होंगे। पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द, यानी कि एक शब्द के विभिन्न अर्थ, मतलब एक ही शब्द के बहुत नाम हो जाएंगे। तो पर्यायवाची या समान अर्थ वाले शब्द, विपरीतार्थक अथवा विलोम शब्द, यानी कि अर्थ के आधार पर आपका जो शब्द होता है 5 प्रकार का होता है, जिसमें विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी, समरूप, भिन्नार्थक और एकार्थी शब्द आते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हो गया। ठीक है, बहुत इजी प्रश्न है, आप लोग को आशा करते हैं तैयार हो गया होगा। प्रश्न नंबर 40 देखिए क्या है, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्दों के कुछ उदाहरण दीजिए। तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे, बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, आप लोग क्लास 6 7 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। तो ऐसे भिन्न शब्द जिनके अर्थ एक जैसे होते हैं, भिन्न यानी कि ऐसे डिफरेंट शब्द जिनके क्या होते हैं, अर्थ एक ही होंगे लेकिन भिन्न भिन्न होंगे, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। तो पर्यायवाची शब्दों के कुछ उदाहरण निम्न हैं। तो देखिए पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण निम्न में से पहला देखिए शब्द हो गया, फिर आपका पर्यायवाची शब्द हो गया। तो असुर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दानव, दनुज, दैत्य, निशाचर, राक्षस हो जाएगा। अमृत का पर्यायवाची पीयूष, सुधा और सोम, यानी कि आप पीयूष कहेंगे तब भी अमृत होगा, सुधा कहेंगे तब भी अमृत होगा, सोम कहेंगे तब भी अमृत हो गया। ठीक है, यही समानार्थी या आपका पर्यायवाची है। आकाश देखिए, आकाश का क्या हो जाएगा? अंबर, गगन, नभ, व्योम, आसमान। ठीक है, अश्व यानी कि घोड़ा, हय, तुरंग, घोटक, ये सब क्या हो जाएगा? पर्यायवाची है, आपको याद करना पड़ेगा, एग्जाम के पहले याद करके जाएंगे। आनंद का हर्ष, उल्लास, खुशी, प्रसन्नता। इच्छा का मनोरथ, कामना, चाह, आकांक्षा। ईश्वर का प्रभु, परमात्मा, भगवान, ईश, परमेश्वर। मात्रा का ध्यान रखेंगे इसमें, देखिए बड़ा ई है। इंद्र, तो इंद्र को क्या कहते हैं? इंद्र भगवान को महेंद्र, सूरपति, सुरेश, देवराज, देवेश, देवेंद्र। गंगा को क्या कहते हैं? जाह्नवी, देव नदी, सूरसरी, त्रिपथगा, सूर नदी। ये सब क्या है? गंगा के अनेक नाम हैं। चतुर का क्या होगा? निपुण, दक्ष, कुशल। चंद्रमा का क्या हो जाएगा? देखिए चंद्रमा का क्या हो जाएगा? शशि, चंद्र, राकेश, चांद, मयंक, इंदु। ये सब क्या है? चंद्रमा के नाम हो जाएंगे। जल, पानी, नीर, वारी, सलील। ये सब क्या हो जाएंगे? जल के पर्यायवाची हो जाएंगे। पृथ्वी पर्यायवाची आपका धरा, वसुधा, मही, भूमि, धरती। ये सब क्या जाएंगे? पृथ्वी के पर्यायवाची हो जाएंगे। सूर्य के पर्यायवाची भान, रवि, दिनकर, दिनेश, दिवाकर। ठीक है, सिंह के वनराज, केहरी, पंचानन, मृगराज। ठीक है, तो ये आपके पर्यायवाची शब्द हो गए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 41 देखिए, वर्तनी की अशुद्धियाँ सुधारने के उपाय बताइए। तो वर्तनी की अशुद्धियाँ सुधारने के उपाय, तो वर्तनी की अशुद्धियाँ सुधारने के उपाय क्या हैं? छात्रों से शुद्ध उच्चारण करवाइए, ताकि जब शुद्ध उच्चारण करेंगे तो वो शुद्ध लिखेंगे।
कक्षा में शिक्षक द्वारा शुद्ध उच्चारण करना। टीचर ही गलत उच्चारण करेगा तो बच्चे गलत लिखेंगे, इसीलिए हमें क्या करना है, एक टीचर के तौर पे हमें अच्छा उच्चारण करना है। कक्षा में खड़ी भाषा का प्रयोग करना, ठीक है, कक्षा में क्या करना है, भोजपुरी नहीं बोलना है, मतलब ये नहीं बोलना, मतलब खड़ी भाषा का प्रयोग करना है, ताकि बच्चे सुलभ हो जाएंगे। हिंदी बोलेंगे तो आप बच्चों को पढ़ने में आसानी होगी। सुलेख का अभ्यास कराना, अशुद्ध शब्दों का अनेक बार लिखवा कर अभ्यास कराना। समान उच्चारण वाले अक्षरों के अंतर समझाना। मुद्रण की अशुद्धियों का संशोधन, ठीक है, मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है, गलत लिखा है तो उसे संशोधन करना। व्यावहारिक नियमों का ज्ञान कराना। श्यामपट्ट पर लिखकर सुधार करना। श्रुत लेख लिखवाना, यानी कि बच्चों को क्या करना, बोल 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 करके लिखवाना, सुन कर के बच्चे लिखेंगे। लिखते समय सावधान रहना, ठीक है। शब्दकोश का प्रयोग करा जाए, यानी कि वोकेबुलरी का प्रयोग करा जाए। शारीरिक दोष का निवारण करना, यानी कि बच्चे पेन सही नहीं पकड़ पाते हैं या कुछ और डिस्टर्बेंस होता है तो उसको सुधार करना। शब्द लेख का खेल खिलाना, शब्द लेख का खेल खिलाना, यानी कि नहीं कहते हैं कि बच्चों आओ तुम 2 अक्षर का या 2 वर्ड का आप कोई 2 शब्दों से बनने वाले, वर्डों से बनने वाले आप शब्द लिखिए, तो बच्चे आके लिखते हैं, तो ये खेल खेल में आप लोग सिखा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42 है, वाचन की प्रकृति स्पष्ट कीजिए। तो वाचन की प्रकृति देखिए क्या होता है। वाचन वह क्रिया है जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ साथ साथ चलते हैं। एक विदेशी लेखक कैथरीन ओकानर का कहना है कि वाचन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य, यानी कि देख करके, सुन करके एवं गतिवाही सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित होता है। जीवन में वाचन का महत्व अधिक है, इसी कारण विद्यालयों में इसकी शिक्षा को महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो वाचन की प्रकृति हो गया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 43, मॉन्टेसरी विधि को समझाइए। देखिए मॉन्टेसरी विधि आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसका मॉन्टेसरी विधि का उत्तर क्या हो जाएगा। मॉन्टेसरी पद्धति में छोटे बच्चों को लिखने की शिक्षा देने हेतु 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो पहला विधि क्या जाता है, सर्वप्रथम बच्चे को लेखनी पकड़वाने का अभ्यास कराया जाता है। यह अभ्यास कार्य कागज या पट्टी पर रेखा गणित की विभिन्न आकृतियां खींचकर उनमें लेखनी के द्वारा स्याही भरवाकर ही किया जाता है, ठीक है। सेकंड, बालकों को अक्षरों का स्वरूप बतलाने हेतु रेगमाल कागज का प्रयोग किया जाता है। रेगमाल पर अक्षरों का स्वरूप बना रहता है, ठीक है, आप लोगों ने बचपन में बनाया होगा। बच्चे अक्षरों के बने हुए आकार पर उंगली फेरते हैं, ठीक है। थर्ड आपका, धीरे धीरे उक्त रेगमाल कागज पर उंगली फेरते फेरते बालक उसकी ध्वनि का भी उच्चारण करने लगते हैं। इस क्रिया के द्वारा वे अक्षरों की ध्वनि एवं साम्य में परस्पर संबंध स्थापित करते हैं और तब वे स्वतः लिखना आरंभ करते हैं, ठीक है। यही मॉन्टेसरी पद्धति हो गया आपका। देखिए प्रश्न नंबर 44 देखिए क्या आ जाएगा। लिखने में बैठने का ढंग तथा कागज से दूरी क्या होनी चाहिए। यानी कि जब बच्चे लिखते हैं तो उस समय लिखने में बैठने का ढंग किस प्रकार बैठ के बच्चों को कागज से दूरी बना के लिखना चाहिए, वही बताना है। तो अच्छे आसन का लिखावट पर बहुत प्रभाव पड़ता है, यानी कि अच्छे तरीके से आप बैठ के लिखेंगे तो आपकी अच्छा प्रभाव पड़ता है। अतएव कुछ भी लिखवाना शुरू कराने के पूर्व शिक्षक को बच्चों के आसन पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आपको एक टीचर के तौर पे क्या करना है, बच्चों के जिस तरीके से लिखते हैं बैठ के उस पर ध्यान देना है। लिखने के लिए ऋण डेस्क का प्रयोग किया जाना चाहिए। शरीर जहाँ तक हो सके संतुलित रखा जाए। जांघें कुर्सी पर सीधी रखनी चाहिए। निचला भाग पैर का लंबा रूप में रहे। पैर का तलवा फर्श पर टिका हुआ हो। दाएं हाथ से लिखा जाए तथा बाएं हाथ से कागज संभाला जाए। कापी और आँखों की दूरी कम से कम 1 फुट की होनी चाहिए। बच्चे मेज पर झुककर न लिखें, अर्थात शिक्षकों को बच्चों को बैठने के ढंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है। देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न है ये थोड़ा सा हम लोग देखिए, तो लिखने का ढंग वो हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 45, उच्चारण के सुधार की मुख्य विधियां कौन कौन सी हैं? अथवा उच्चारण शिक्षण की विधियों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए, यानी कि उच्चारण करते समय क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। ठीक है, शुद्ध उच्चारण कैसा होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उच्चारण नहीं सही करूँगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो पाणिनि व याज्ञवल्क्य ने शिक्षा में शुद्ध उच्चारण के बारे में लिखा है। तो पाणिनि ने और याज्ञवल्क्य ऋषि ने क्या लिखा है शुद्ध उच्चारण के बारे में, पढ़ते हैं। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान द्रष्टाभ्याम न पीड़येत, भीता पतन भेदाभ्याम तद्द्वारान प्रयोजयेत। पाणिनीय शिक्षा है ये। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, देखिए, जिस प्रकार बाघिन अपने बच्चों को मुंह में लेकर चलते समय इस बात का ध्यान रखती है कि बच्चों को न तो दांत चुभे और न ही वे गिर पड़ें, इसी प्रकार वर्णों का उच्चारण करते समय देखना चाहिए कि न तो वे दबे रह जाएं एवं न ही एकाएक बाहर निकल जाए। ठीक है, यही कहने का मतलब था इस श्लोक में, संस्कृत के श्लोक में यही था। उच्चारण के प्रमुख तत्व क्या होते हैं? तो ध्वनि की व्यवस्था होनी चाहिए। तो शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी ध्वनियों की व्यवस्था का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, किस ध्वनि का उच्चारण किस उच्चारण स्थानों से होगा। ठीक है, कंठ, तालु, ओष्ठ, जिह्वा, मूर्धन्य कहाँ से होगा, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। सेकेंड आपका बल। ठीक है, जैसे ओम, तो इसमें कहाँ पे कितना बल देना है ये हमें ज्ञान होना चाहिए। तो जिस शक्ति के द्वारा किसी ध्वनि या वर्ण का उच्चारण किया जाता है उसे बल कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका अक्षर या वर्ण बल, घर, शब्द बल, जैसे हरि घर जाता है। ठीक है, वाक्य बल, हरि घर जा सकता है, तो ये डायरेक्ट आप लोग वाक्य बल बोलते हैं। ठीक है, जैसे घर में बोल रहे हैं, धीरे से बोल रहे हैं, घ प्लस र, घर, शब्द में हरि। ठीक है, वाक्य बल बोलना तो हरि घर जा सकता है, तो एक साथ बोल रहे हैं, तो यही क्या जाएगा, बल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो उच्चारण के प्रमुख तत्व में ध्वनि व्यवस्था बल हो गया। बल में भी 3 प्रकार के बल हो गए, अक्षर या वर्ण बल, शब्द बल या वाक्य बल। ठीक है, अब देखिए, उच्चारण में किसी ध्वनि पर बल न देने से भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तीसरा लय, जब अक्षर बोलने के बाद दूसरा अक्षर बोलने के बीच समान समय देने को लय कहते हैं। ठीक है, लय किसे कहते हैं, जब अक्षर बोलने के बाद दूसरा अक्षर बोलने के बीच में जो हम लोग समान समय देते हैं वो लय होता है। आप लोग को लय पता होगा, स्वराघात। तो उच्चारण में ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह, यानी कि चढ़ाव और उतराव को स्वराघात कहते हैं। ठीक है, जब ध्वनि हम लोग क्या करते हैं, चढ़ाव और उतराव, जैसे आप लोग जब ओम का उच्चारण करते हैं तो जब इसका चढ़ाव और उतराव जो होता है, आरोह अवरोह, उसको स्वराघात कहते हैं। 5वां गति। गति का अर्थ है शब्द समूहों के बीच में हिचकिचाहट अथवा रुकावट के बोलने से है। ठीक है, 6वां देखिए विराम। विराम का अर्थ है रुकना, लंबे लंबे वाक्यों को शुद्ध रूप से पढ़ने के लिए यथा स्थान पर रोकते हुए पढ़ना, यानी कि आपको रुक रुक करके पढ़ना है। ठीक है, जहाँ पे भी जो भी विराम चिन्ह है उसका उपयोग करना है। तो चलिए, हमने इस प्रकार प्रश्न नंबर 45 तक पढ़ लिया है। देखिए, और कुछ और प्रश्न हैं आपके 1-2 लेक्चर में आपका हिंदी का पूरा राजन सीरीज खत्म हो जाएगा। एक्सपेक्टेड प्रश्न जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाले वो खत्म हो जाएंगे। हम आपको प्रीवियस ईयर और संपूर्ण हल सहित आपको प्रश्न पत्र देंगे। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के साथ शेयर कर लीजिए, आपके लिए बहुत यूज़फुल चैनल है। जो भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ से आप लोग अपना फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।